तो ये एक इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी है जो एआई डेटा सेंटर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेलवे और ऑयल एंड गैस के रिमोट फील्ड्स तक के लिए हाई परफॉर्मेंस जनरेटर्स एंड मोटर्स बनाती है। कंपनी का नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। ये वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, लेटेस्ट फाइनेंशियल और मार्जिन्स का ब्रेकडाउन करेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेंगे, कंपनी के रॉ मटेरियल्स के बारे में जान लेंगे, कंपनी के ऑर्डर बुक में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी, रिस्क और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए कंपनी कौन से प्लान कर रही है। ऑल्सो कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में हम डिटेल में क्लियरली जानने वाले हैं ताकि आप एनालिसिस को जेन्युइनली समझ पाएँ। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो या फिर फंडामेंटली स्ट्रांग और ग्लोबल डिमांड ड्रिवन इंडियन बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, देन स्टे विथ मी टिल द एंड। टीडी पावर सिस्टम माइट जस्ट बी वन ऑफ दोज अंडररेटेड हाई क्वालिटी कंपाउंडिंग स्टोरीज दैट डिजर्व योर अटेंशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बिजनेस से। कंपनी करती क्या है? बिजली बनाने वाले मशीन्स बनाती है, जैसे जनरेटर्स हो गया। जनरेटर्स क्या करता है? जनरेटर्स बिजली प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसका यूज़ फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, एआई डेटा सेंटर, रेलवेज, न्यूक्लियर प्लांट्स, ऑयल फील्ड्स में होता है। हर टाइप के अलग अलग टाइप के जनरेटर कंपनी बनाती है, जैसे कि स्टीम गैस हाइड्रो जनरेटर जो बड़े प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं, डीजल गैस इंजन वाले जनरेटर जो बैकअप पावर के लिए यूज़ होते हैं, जियो थर्मल सोलर थर्मल जनरेटर जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में यूज़ होते हैं। देन कंपनी मोटर्स भी बनाती है। मोटर्स का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को मूव करना, लाइक टरबाइन हो गया, पंप हो गया, ट्रेन्स हो गए। अलग अलग टाइप्स के मोटर भी कंपनी बनाती है, जैसे कि इंडक्शन मोटर जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, सिंक्रोनस मोटर जो हाई प्रिसीजन काम जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होता है, ट्रैक्शन मोटर्स जो इंडियन रेलवेज एंड मेट्रोज में यूज़ होता है। अब बिजनेस मॉडल क्लियरली एकदम सिंपल है। अलग अलग टाइप के जनरेटर्स एंड मोटर्स कंपनी बनाती है एंड वही चीज़ें कंपनी बेचती है। 110 कंट्रीज़ में कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी का जितना लास्ट ईयर ऑर्डर था उसमें से 68% का ऑर्डर कंपनी के एक्सपोर्ट के होते हैं, तो मैक्सिमम कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए रॉ मटेरियल्स लगते हैं। तो कॉपर लगता है वाइंडिंग के लिए, जो हेवी यूसेज है जिसका जनरेटर एंड मोटर दोनों में। इलेक्ट्रिकल स्टील लगता है, लाइक CRGO, जो मैग्नेटिक कोर के लिए यूज़ होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगते हैं जो कॉइल्स एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। कास्टिंग एंड फोर्जिंग्स लगते हैं जो आउटर बॉडी एंड स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। बीयरिंग, लैमिनेशन एंड फास्टनर लगते हैं जो मोटर्स के लिए यूज़ होता है। अब ये रॉ मटेरियल्स हो गए। तो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन क्या है, तो ये जान लेते हैं। कंपनी का अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पेज पे क्लियरली मेंशन किया है कंपनी ने कि मेजोरिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स आर सोर्स लोकली टू मिनिमाइज कार्बन फुटप्रिंट्स एंड सपोर्ट रीजनल इकोनॉमीज। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या है, रॉ मटेरियल जो है इंडिया के आसपास से कंपनी लाती है ताकि कॉस्ट और इमिशन दोनों कम हो। मतलब आसपास मतलब आप बोल सकते हो मैक्सिमम चाइना से ही होगा, चाइना, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। बट ये बात आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने जो है क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि किस कंट्री से कंपनी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है। आप जो कंपनी कुछ क्वालिटी के लिए भी इंपोर्ट करती है, जैसे कि स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर वाइंडिंग के लिए हाई ग्रेड कॉपर लगता है। इलेक्ट्रिकल स्टील कोर लगते हैं और कुछ प्रिसीजन पार्ट्स लगते हैं। इंपोर्ट किए जाते हैं क्यों? क्योंकि इंडियन सप्लायर जो है ये सफिशिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। क्या है, कंपनी का मैक्सिमम सेल जो है एक्सपोर्ट पे होता है, तो एक्सपोर्ट में कंपनी को क्वालिटी मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वालिटी रॉ मटेरियल होना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंपनी इंपोर्ट भी क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है कंपनी इंपोर्ट करती है। मतलब लोकल सोर्सिंग से कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और इंपोर्ट से क्वालिटी एंड कंप्लायंस मेंटेन होती है। सप्लाई चेन एंड रेजिलियंस एंड ESG, तो कंपनी का फोकस है सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट में, लोकल सोर्सिंग एंड रिसाइकल मटेरियल यूज़ करना, सप्लाई चेन में इमिशन का जो रिडक्शन है ये कम से मतलब इमिशन जो है ये रिड्यूस करना। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन और क्लाइंट कंप्लायंस के लिए ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कहाँ पे है कंपनी के, तो 2 यूनिट जो है बैंगलोर में है। यहाँ पे जनरेटर्स एंड मोटर्स बनते हैं। टर्की में एक यूनिट है जो स्पेशली यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए फोकस है। यहाँ से फास्ट डिलीवरी हो सके इसलिए ये यूनिट बनाया गया है। अभी नया प्लांट बन रहा है टुमकुर कर्नाटका में, जो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से स्टार्ट होने वाला था। बट अभी के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं है इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे होने क्या वाला था, बड़े जनरेटर्स बनने वाले थे एंड फास्ट सप्लाई के लिए ये फोकस था। स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल फीचर्स, रोबोटिक ऑटोमेशन है कंपनी के पास, जिसके वजह से हाई प्रिसीजन होता है एंड लो एरर होते हैं।
क्वालिटी टेस्टिंग है, हर प्रोडक्ट डिस्पैच से पहले टेस्ट होता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास, यूएस, यूरोप, इंडियन मार्केट के सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास है। तो इसका मतलब सबके रूल्स कंपनी फॉलो करती है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वेस्ट किया है कि अगर कोई भी कंट्री का क्लाइंट ऑर्डर करता है तो फास्ट, एक्यूरेट एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्लाइंट को मिलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। तो Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 348 करोड़ का रिवेन्यू आया, जो लास्ट ईयर 264 करोड़ था। इसमें 31.8% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ आया, लास्ट ईयर 42 था। इसमें 54.8% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 29 करोड़ से 53 करोड़ हो गया, 82.7% का ग्रोथ यहाँ पे है। ईपीएस 1.86 से 3.39 हो गया, 82% का यहाँ पे ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से 19% हो गया। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन भी 11% से 15% हो गया। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ दिखाई देती है। अगेन फाइनेंशियल ईयर के टोटल ईयर का अगर कंपैरिजन करोगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 1278 करोड़ का रिवेन्यू आया, तो इसमें भी 27% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 254 करोड़ आया, लास्ट ईयर 183 करोड़ था, 38% का ग्रोथ यहाँ पे है। नेट प्रॉफिट जो है 174 करोड़ का है, 47% का ग्रोथ यहाँ पे भी है। ईपीएस लास्ट ईयर 3.77 था, ये साल पूरे साल 5.56 रहा है, 47% का ग्रोथ यहाँ पे है। ईबिटा मार्जिन 18.35 से 19.89 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 11.82% से 13.65% हो गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी काफ़ी बढ़िया बिजनेस कर रही है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में जान लेते हैं। अभी तक एज ऑफ जून 2025 तक कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 1435 करोड़ है, जिसमें लेटेस्ट जून में जो कंपनी को ऑर्डर मिला है 67 करोड़ ट्रैक्शन मोटर एक्सपोर्ट के लिए, ये भी शामिल है। एज ऑफ 31 मार्च कंपनी का 1368 करोड़ का ऑर्डर बुक था। यहाँ पे की हाईलाइट्स क्या है, 316 करोड़ का ऑर्डर जो है फ्रॉम रेलवे ट्रैक्शन मोटर से, इंक्लूडिंग अल्स्टॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स। 29 करोड़ का फ्रॉम टर्की सब्सिडरी जो यूरोपियन क्लाइंट से है। अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ ऑर्डर्स जो है, 50 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम NCPIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर सिंक्रोनस मोटर्स। कोर बिजनेस ऑर्डर्स है 1012 करोड़ फ्रॉम जनरेटर्स एंड मोटर सेगमेंट। 68% ऑफ ऑर्डर्स जो है ये फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड डीम एक्सपोर्ट से है। तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अगर आपने बजट 25 अगर ध्यान से देखा होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आने वाले समय में गवर्नमेंट 5 स्मॉल रिएक्टर बनाने वाले हैं, जिसके लिए जो आई थिंक काम उसका चालू हो चुका है। एंड उसी के चलते न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, यहाँ से कंपनी को और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। ग्रोथ ड्राइवर्स मतलब दोस्तों ऐसे पॉइंट है जो मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि यहाँ से कंपनी को अभी भी ऑर्डर आ रहे हैं एंड आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ से आ सकते हैं। देखो, सबसे पहला है एआई डेटा सेंटर। इन्हें एआई डेटा सेंटर मतलब क्या है, वहाँ पे सर्वर्स रहते हैं, तो सर्वर के लिए पावर जो है वो 24 आवर्स कंटिन्यूस पावर लगती है। तो इसलिए बैकअप के लिए जो है जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड वहाँ पे कंपनी का टीडी पावर के लिए वहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। यूएसए एंड यूरोप में ये जो एआई डेटा सेंटर से यहाँ से डिमांड बढ़ रही है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और यहाँ से नए एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को अभी थोड़े बहुत आ भी गए एंड आने वाले समय में आने भी वाले हैं, तो डिमांड बढ़ रही है। देन फ्रैकिंग जो है, ऑयल निकालने वाले जो रिमोट रिग्स में जनरेटर चाहिए होते हैं, तो वहाँ से भी यूएस में जो फ्रैकिंग होता है वहाँ पे भी जनरेटर्स के लिए डिमांड बढ़ रही है। हाई कैपेसिटी जनरेटर डिमांड है वहाँ पे, तो टीडी पावर के लिए ये भी एक ग्रोथ, यहाँ से भी डिमांड आ सकती है। यूरोपियन ग्रिड इंस्टेबिलिटी, यूरोप में जर्मनी, स्पेन जो है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से पावर अप डाउन होता रहता है, वोल्टेज में कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसलिए वहाँ पे भी गैस बेस्ड बैकअप जनरेटर्स लग रहे हैं। तो वहाँ से भी कंपनी को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं एंड आने वाले समय में डिमांड भी आ रहा है, मतलब आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ से आ सकते हैं। देन रेलवे ट्रैक्शन मोटर्स, इंडियन रेलवेज एंड एक्सपोर्ट से कंपनी को ऑर्डर्स आ रहे हैं मोटर सप्लाई करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 27 तक इस सेगमेंट में वॉल्यूम स्केलअप होगा एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है।
देन न्यूक्लियर पावर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, 50 करोड़ के ऑर्डर आए हैं। ये क्रिटिकल सेक्टर में कंपनी ने अभी एंट्री लिए है, तो रिप्यूटेशन प्लस लॉन्ग टर्म स्टेबल रेवेन्यू ऐसे आ सकता है। देन हम बात करते हैं फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अभी कंपनी नया प्लांट तुमकुर कर्नाटका में डाल रही है, जहाँ पे 120 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसका पर्पज़ क्या है, बिगर जनरेटर्स बनाने हैं, बिगर कैपेसिटी के, एंड क्विक डिलीवरी हो सके, इसलिए ये प्लांट बनाया गया है। देन एक यूके में डिज़ाइन सेंटर कंपनी बना रही है, जहाँ जो स्पेशली यूरोपियन जो क्लाइंट्स है उनके ऊपर फोकस करेगा, हाई एंड जनरेटर डिज़ाइन करने के लिए, एंड यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए लोकल सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। प्रोडक्शन एक्सपेंशन कर रही है, जो ये नया प्लांट जो तुमकुर में डाल रहे हैं। तो बिगर जनरेटर्स का मतलब ही ये है कि पहली बार कंपनी 45 मेगावाट तक के जनरेटर्स डेवलप कर रही है। ये स्पेशली आप बोल सकते हो, जो मैंने आपको बताया, एआई डेटा सेंटर, एंड जो फ्रैंकिंग मैंने आपको बताया, यूएसए का जो ऑयल रिग्स जो है वहाँ पे जो जनरेटर्स लगते हैं, तो वहाँ के लिए स्पेशली ये बनाने कंपनी बना रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में इसका लॉन्च होगा, एंड फाइनेंशियल ईयर 27 से फुल स्केल प्रोडक्शन होगा। यहाँ से हमें क्लियरली दिखता है कि कंपनी का जो बिजनेस है ये आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। तो कंपनी ने फ्यूचर के डिमांड के लिए इन्वेस्टमेंट कर लिया है, एग्जीक्यूशन अब की रहने वाला है। तो फ्यूचर डिमांड मतलब मैंने आपको जो की ग्रोथ, ये जो मैंने आपको बताया ग्रोथ ड्राइवर्स, तो यही है, मैनेजमेंट का यही कहना है कि इन ये जो पॉइंट्स है यहाँ से कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बहुत सारा डिमांड आ सकता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे है कि कंपनी नया प्लांट इसीलिए डाल रही है ताकि वो डिमांड जो है वो कंपनी कंप्लीट कर सके। देन हम बात करते हैं रिस्क की। कुछ रिस्क है, लाइक 68% ऑफ ऑर्डर कंपनी के आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन का इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर हो सकता है। एग्जीक्यूशन में रिस्क आ सकती है, न्यू प्लांट एंड यूके सेंटर अगर टाइम पे अगर बन नहीं जाता, तो फिर आने वाले जो फ्यूचर में आने वाले जो ऑर्डर्स है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉरेक्स एंड रॉ मटेरियल, आप देख रहे होगे रूपी का जो रूपी डॉलर फ्लक्चुएशन आजकल चल रहा है, तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में कंपनी को लॉस हो रहा है, एंड रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ता है, तो इसका कॉस्ट भी बढ़ता है उसकी वजह से। देन डोमेस्टिक ग्रोथ जो है ये वीक हो रही है, डोमेस्टिकली कंपनी को ऑर्डर कम आ रहे हैं एज कम्पेयर टू बाहर से कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। देन ग्लोबल थ्रेट है कंपटीशन कंपनी के कौन से है, सीमन जी जैसे बड़े प्लेयर्स कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है। ये हो गए रिस्क। देन स्ट्रैटेजिक मोड, कंपनी क्यों अलग है, तो कंपनी स्पेशलाइज है इन कस्टमाइजेशन, हर क्लाइंट का ऑर्डर अलग होता है, एंड कस्टमाइज तरीके से कंपनी ऑर्डर बना के दे सकती है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग है, कस्टम साइज जनरेटर डिज़ाइन करती है कंपनी। इन हाउस कंट्रोल है, ऑयल वाइंडिंग से लेके टेस्टिंग सब कंपनी खुद करती है। कंपनी के पास ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, सी ये यूरोपियन यूनियन के लिए लगता है, यूएसए के लिए यूएल, अगेन एटेक्स ये यूरोपियन यूनियन के लिए लगता है, एंड ये आईआरएस इंडियन का है, ठीक है। देन ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर रिलेशनशिप है, सीमन अल्स्टॉम जैसे कंपनी के लिए कंपनी टीडी पावर जो है ये इनको भी कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करती है, मोटर्स स्पेशली। अब बात करते हैं वैल्यूएशन का, तो पी रेशियो जो है, टीडी पावर का शेयर अपने अर्निंग के 43.6 गुना पर ट्रेड कर रहा है अभी, तो ये थोड़ा महंगा लग रहा है। अगर आप देखोगे 43.6, इंडस्ट्री भी 59, फिर भी आप बोलोगे कि ठीक ठाक वैल्यूएशन कंपनी का चल रहा है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 193 चल रही है, करंट प्राइस 488 चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ये भी एक वैल्यूएशन का एक मेथड होता है, तो अगर कंपनी का एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू 193 है, लेकिन शेयर अभी 488 पे चल रहा है, मतलब लगभग 2.5 टाइम्स प्रीमियम पे है। ये भी जस्टिफाइड होता है जब लोग जो है फ्यूचर में अर्निंग और एक्सपेंशन का स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, तो टीडी पावर के केस में क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। आर ओ सी 29.8% है, आर ओ ई 22.3% है। कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर्स के पैसा जो है ये काफ़ी अच्छे से रिटर्न कमा कमा के दे रही है। आपके खुद के कैपिटल पे एंड शेयर होल्डर के पैसों पे कंपनी अच्छा रिटर्न कमा रही है। 20% से ऊपर आर और आर होना स्ट्रॉन्ग बिजनेस एफिशिएंसी का साइन होता है, और यही टीडी पावर की वैल्यूएशन को सपोर्ट करता है। देन प्राइस टू बुक वैल्यू, शेयर का प्राइस उसकी बुक वैल्यू के 8.9 गुना पे है, जो काफ़ी प्रीमियम लेवल है। लेकिन जब कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही हो, जैसे हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, तब हाई पीबी भी जस्टिफाइड होता है,
एंड टीडी पावर के केस में क्या है, वैसा ही है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है एंड एक्सपेंशन भी कर रही है। डिविडेंड यील्ड कम है, इसका सिंपल सा रीज़न हमें पता होना चाहिए कि जो कंपनी अपने फ्यूचर पे ग्रोथ पे फोकस रहता है, कंपनी का एक्सपेंशन अगर कंपनी को करना रहता है तो कंपनी डिविडेंड कम से कम देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो ये क्लियरली एक ग्रोथ स्टॉक की स्ट्रैटेजी होती है। टीडी पावर एक ऐसी कंपनी है जो क्वाइटली ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का इन्फ्लो है, सॉलिड मार्जिन से, एक्सपोर्ट डिमांड है और फ्यूचर रेडी स्ट्रैटेजी के साथ कंपनी एआई डेटा सेंटर, न्यूक्लियर पावर, रेलवे जैसे लॉन्ग टर्म सेक्टर में काम कर रही है। और कैपिटल एफिशिएंसी भी इंप्रेसिव है कंपनी की, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, तो एंट्री डिसीजन केयरफुली लेना चाहिए। क्वालिटी बिजनेस है लेकिन प्राइस मैटर करता है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन सकती है, बस टाइमिंग और पेशेंस की दोनों होना चाहिए, टाइमिंग भी एंड पेशेंस भी। तो एंट्री आपकी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर सकती है। अभी हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं, हाई नहीं मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन है, बट यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों यही है, आपको क्या लगता है कि ये टीडी पावर सिस्टम जो है एक फ्यूचर कंपाउंडर बन सकता है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर शेयर करो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ऐसे ही एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।